दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो भारत का संवैधानिक विकास में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। यदि आप मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग का पॉलिटी का जो बैच है बिल्कुल पूरी तरह से पूर्व जीएस हम लोग ख़त्म करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास 11 नंबर का क्वेश्चन है। कल हम लोग 10 तक किए थे और याद रखना कल हमने 10 क्वेश्चन करवाए थे। वो सिर्फ संख्या में 10 था, 10 नहीं, 10 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। 60 से 70 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, 10 क्वेश्चन से माध्यम से। उसके बाद कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट देखा था। तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इस सवाल को सबसे पहले आप कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। वीडियो को रोकिए, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखिए, चलिए, आई होप आप अपना आंसर लगा लिए होंगे दिमाग में। सवाल पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 18 जुलाई 1947, 25 जनवरी 1950, 13 अप्रैल 1919, 23 मार्च 1931। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18 जुलाई 1947। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है और इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास कर दिया जाता है। इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ, प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया और इसी अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ लिंक कर लेते हैं। देखिए, 25 जनवरी 1950 याद रखिए, इस दिन क्या हुआ था? मतदान दिवस मनाया जाता है। क्या हुआ था? मतदान दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 से मतदान दिवस। 13 अप्रैल 1900, देखिए हम ऑप्शन रखे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा डेट अच्छे से। 25 मार्च 1931, इस दिन क्या हुआ था? भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, फांसी पे लटका दिया गया था 23 मार्च 1931। आई होप कि आप एक क्वेश्चन से आपने 4 क्वेश्चन कवर कर लिया। ठीक है, यही पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है, ये जो अधिनियम है हमारे पास, ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम ब्रिटिश संसद में लाया कब गया? तो आपका तुरंत जवाब दे दीजिएगा 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो को रोकिए, पहले इसको आप सॉल्व कीजिए। दस सेकंड का टाइम है, आप सॉल्व कीजिए सबसे पहले। ये तो मैं सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, एक मॉक टेस्ट ही से समझिए आप। चलिए, सवाल कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा कि 1900, कल हमने बताया था 1909 में हमारा एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो मुस्लिम समुदाय है उनको निर्वाचन में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। तो इसका जो करेक्ट होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक जो माना जाता है वो है हमारे लॉर्ड मिंटो। ठीक है,
लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन था उस समय? ये भारत में क्या थे, ये उस समय वायसराय थे। मार्ले कौन था? मार्ले उस टाइम पर इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था। एक बार फिर से, मार्ले कौन था? इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव। मिंटो कौन था? उस समय मतलब 1909 में भारत में वायसराय था। कौन? मिंटो। इसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक। वहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ ऑप्शन के साथ खेल लेते हैं, चलिए। माउंट बेटन, तो जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित ब्रिटिश संसद में पारित कर दिया गया, तब जो वायसराय के पद को क्या कर दिया गया? वायसराय के पद को खत्म कर दिया गया। जो सम्राट लगाया जाता था उसे भी खत्म कर दिया गया और फिर से भारत का गवर्नर जनरल पद शुरू हो गया। भारत का गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बेटन। कौन था? माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। कौन होंगे? सी राजगोपालाचारी। कैनिंग हमारे पास कौन था? 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपना ताज वापस ले लिया, तो उस समय एक पद का सृजन किया गया जिसे हम भारत का वायसराय कहेंगे। भारत का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का वायसराय कहेंगे। तो इस तरह से हमारा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन कहलाया? कैनिंग कहलाया। कौन कहलाया? कैनिंग कहलाया। आपको पता होगा जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, उसी समय की बात है ये। तो और वारेन हेस्टिंग्स कौन था? ये भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना मेरे दोस्त, मैं लिख रहा हूँ ना तो आपको पेपर में पक्का आने वाला है, विश्वास कर लो। जो सिलेक्ट हो गया उसकी बात मान लिया करो आप, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। राइटिंग में मत जाना आप, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना क्योंकि पेन चल नहीं रहा है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखो गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल जो बन जाएगा उसके पास सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियां हो जाएंगी। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का जो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। यदि पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। क्या होगा? बीबी लिख देते हैं, विलियम बेंटिक, बीबी। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? कैनिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देख लेते हैं, हम आपके लिए नोट्स तैयार करके लाए हैं। तो इसको हम क्या क्या कहते हैं? 1909 का जो परिषदीय अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम, इसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मार्ले कौन था? मार्ले इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव। ये पॉइंट पेपर में पूछा था, याद रखिएगा। मिंटो भारत में वायसराय था। इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को क्या किया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अपने माइंड को ऐसे डॉट 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 सारे डॉट को इकट्ठा कीजिए, देखना पूरा आपका दिमाग में रोशनी हो जाएगी, ठीक है। मैं एक सवाल से कई सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका दिमाग उसी वे में काम करेगा। आई होप कि, मुझे आशा करता हूँ कि आपको पहले बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, लेकिन 2 बार 3 बार देखना, आपका दिमाग इसी वे में काम करना शुरू कर देगा। ये नहीं कि आप पॉलिटी पढ़े तो एक सवाल आए तो उसी का आंसर आपसे मतलब है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल होना है। चलिए अगला सवाल, इसका आंसर वीडियो रोक करके फिर आप पहले सॉल्व कर लीजिए, या मैं टाइम देता हूं 10 सेकेंड, नेक्स्ट बार मैं टाइमर लगा दूंगा, आप इसका आंसर देख लीजिए। चलिए टाइम अप, आपने सोच लिया होगा। टाइम थोड़ा कम देंगे दोस्त, वीडियो लंबा हो जाएगा तो वीडियो सब लोग देखते भी नहीं।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आपको पता होगा, हमने बताया था कि 1935 का अधिनियम, बहुत सारे प्रावधान थे इसमें। सबसे पहले भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी नियम के तहत की गई थी, है ना। और भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। और ये भी कहा गया था कि भारत में केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा करते हुए दायित्व सौंपा गया था कि जो हमारा केंद्र होगा उसमें कुल 59 विषय थे। केंद्र सूची में हमारे 59 विषय थे, राज्य सूची में हमारे 54 विषय थे और समवर्ती सूची में हमारे 36 विषय थे। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से 59, 54 और 36। केंद्र में कितने विषय थे? केंद्र को कितने विषय पे अधिकार था? 59, राज्य को 54 और समवर्ती सूची में कितने थे? 36। तो भारत शासन अधिनियम इसका जो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। पहले 1919 में भारत शासन अधिनियम, ये भी हम बता चुके हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है, क्या नाम है बताओ जरा आप, इसका नाम क्या है? अब ऑप्शन के साथ खेल लेते हैं। इसका नाम एक और नाम है, हमने बताया था, आपको नहीं याद है? ठीक है, मत याद करो, मेरा क्या होगा। भारत शासन अधिनियम का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या था? मॉन्टेग्यू, अरे याद करो, हमने बता रखा है यार, चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो पेपर में या तो फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, आप कंफ्यूज मत होना। कभी कभी तो मजाक में ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ देगा कि भैया बताओ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस सन में आया था? आंसर क्या होगा? 1919। भारत शासन अधिनियम 1909, इसका भी पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1909 क्यों, किस नाम से जाना जाता है? इसको हम क्या ना किस नाम जानते हैं? मार्ले मिंटो। क्या नाम होगा? मार्ले मिंटो। नाम बताओ जरा, क्या नाम होगा? मार्ले मिंटो। इसको हम मार्ले मिंटो नाम से भी जानते हैं। पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, कब आया था? तो आपका जवाब होगा सर 1909 में आया था। बड़े आराम से आप टिक करके चले आना। चार्टर अधिनियम 1833 की बात करें, हमने बताया था कल आपको कि 4 बार चार्टर अधिनियम आए थे। कब कब बोलो मेरे दोस्त? एक पहला आया था 1793 में, फिर कब आया था? 20 साल बाद, कब? 1813 में, फिर 20 साल बाद, कब? 1833 में, फिर 20 साल बाद, कब? 1853 में। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल बता दिया हूँ, इसमें ही बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन याद रखना 4 बार चार्टर अधिनियम आया था, इसमें 20-20 साल पे आया था। तो 1833 वाले चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका व्यापार पूरी तरह से खत्म, यहाँ तक कि चीन के साथ चाय का भी व्यापार नहीं करेगा। अब क्या करेगा? ये बिल्कुल से शासन करेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन के रह गई थी 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है ना, देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने। जब आई थी तो हमारे यहाँ के राजाओं को पैर छूने के बाद आशीर्वाद लेके पूछती थी, महाराज जहाँ अपने राज्य में हमें व्यापार करने दीजिए। और व्यापार करते करते हमारे पूरे भारत को खोखला कर दिया इन्होंने। 1833 में अब ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था रहेगी, व्यापार इसका बंद। कितना बड़ा परिवर्तन है। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत प्यारा सवाल है, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार खत्म कर दिया लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेलवे लोको पायलट, है ना। मैंने गोरखपुर जोन से मैं क्रैक किया हूँ लोको पायलट। ठीक है, तो भारत के साथ व्यापार खत्म कर दिया। तो हमने बताया था कि चार्टर अधिनियम 4 बार आया था, 1793, 1813, 1833, 1853। जो लास्ट चार्टर अधिनियम था वो कब आया था? 1853 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो होगा 1813। लेकिन देखो 1813 में जब चार्टर अधिनियम आया था
तब क्या कहा गया था? पहला तो ये कहा गया था कि भाई जो कंपनी का व्यापारिक मामला है उसे 20 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी कहानी इसमें ये कही गई थी कि अब भारत के साथ व्यापार नहीं किया जाएगा, मतलब कि इंडिया के साथ व्यापार नहीं किया जाएगा, लेकिन चीन के साथ व्यापार जारी रहेगा। चीन के साथ कौन सा व्यापार? चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन आपको बता दूं, अभी मैंने बताया था कि 1833 में चीन के साथ व्यापार भी क्या हो गया, खत्म हो गया। मैं अलग से बताता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। 1833 में क्या हुआ कि जब आया तो इसमें भी कहा गया कि भाई कंपनी का जो अधिकार है 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। दूसरा काम ए कि जो चीन के साथ जो चाय का व्यापार है इसे भी खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? राजनीति करेगी और शासन करेगी, मतलब प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों यहाँ पे हो गया। आपको हमने अभी बताया। देखिए ऑप्शन से खेलना पड़ेगा मेरे दोस्त, ऑप्शन के साथ खेलोगे तभी दिमाग काम करेगा। 1919 इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम समझ लेना आप। कब आया था? 1919 में। भारत शासन अधिनियम, इसके हमने बता दिया। भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ था 1935 में? कि पहली बात तो ये कि इसमें संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, आरबीआई की स्थापना की गई, साथ ही साथ में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसके तहत केंद्र को 59 सूची और राज्य को 54 सूची और हमारे पास समवर्ती सूची में कुल 36 विषय का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, ये सब सारे किस में थे? 1935 में। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन, पहले इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको मैं बताता हूं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? अभी मैंने बताया था कि भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हो जाएगा? केंद्र सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और हमारे पास समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। तो यहाँ क्या पूछा है? राज्य पूछा है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 54 विल बी करेक्ट आंसर। 36 पूछा होता तो किसके लिए होता है? ये होता है हमारे पास समवर्ती सूची के लिए। किसके लिए? समवर्ती। और ये किसके लिए होता? केंद्र के लिए, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 में सारे प्रावधान हम बता दिए हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये देख लेते हैं, एक बार पढ़ लीजिए आप, इसे आप एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स को रटा दिए हैं आपको। ठीक है ना। देखिए, संघात्मक सरकार की स्थापना की गई 3 विषयों, संघ सूची में 59 विषय, राज्य में 54 और समवर्ती में 36। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसमें विस्तार कर दिया गया। ये पॉइंट आप याद रखना कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था 1909 में सिर्फ मुस्लिमों को अधिकार मिला था मत देने के लिए, लेकिन 1935 में दलितों, महिलाओं, मजदूरों सबको इसमें शामिल कर दिया गया। इसका मतलब है कि 1935 के पहले जो महिलाओं की, जो फीमेल की जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी। उनको लगता था कि महिलाएं घर के अंदर ही रहेंगी। समझ रहे हो आप? दिमाग लगाया करो थोड़ा सा यार। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई, बिल्कुल सही बात है। और संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट, मुस्लिम समुदाय के लिए, देखो आ गया ना मुस्लिम, पहले सॉल्व कर लो भाई आप, मैं तो भूल ही जाता हूँ। कल टाइमर लगाऊंगा फिर समझ में आएगा आपको। सॉल्व करो, बताओ। अभी मैंने बताया इसके पहले। चलो, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? आए है, बड़ा मस्त क्वेश्चन आ गया। हमने बताया था इसको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, आप लगा दिए होंगे, आप खुद ही होशियार आदमी हैं हमसे अब। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने इसमें क्या बताया था कि इसका एक और नाम है। क्या नाम है मेरे लाल? मार्ले मिंटो। अरे बोलो यार, शर्माओ नहीं, मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो अधिनियम पूछा था। मार्ले मिंटो अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप कहोगे 1909 में पारित हुआ। मार्ले कौन था चाचा? मार्ले कौन था? मार्ले था इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव। अब मिंटो कौन था?
मिंटो भारत में क्या था उस टाइम पे 1909 में भारत में क्या था, ये वायसराय था। मिंटो को एक नाम और जाना जाता है, इसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। जैसे हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन, मिंटो साहब। 1909 को मैं जब जब आएगा मैं तब तब बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में गूंज जाए, रट जाए, जो टिप्स पे होना चाहिए एग्जाम देते वक्त। कंपटीशन इस बात पे निर्भर इस समय नहीं कर रहा है कि आप सारे सवाल कर पा रहे हैं, नहीं, कंपटीशन इस बात पे हो रही है कि आप कम टाइम में कितने ज़्यादा सवाल कर पा रहे हैं। रटना पड़ेगा, मल्टी टाइम रिवीजन, नो शॉर्टकट्स। तो 1909 के अधिनियम को हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1853 में क्या हुआ था कि इस नियम में क्या हुआ था कि ये सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था, ठीक है ना। 4 बार चार्टर एक्ट आया था 20-20 साल के अंतराल पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पहले सवाल करो फिर मैं बताऊंगा। कई बार बताया सवाल को यार, चलो सॉल्व करते हैं। एक सवाल नहीं हल हो पा रहा है आपसे। भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, देखो कितनी बार आया है। आपको लगता है सर मैं मजाक कर रहे हैं। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम, तो प्रथम वायसराय कौन था, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल। तो प्रथम वायसराय कौन था भाई, कैनिंग भैया थे हमारे, है ना, एक कैनिंग थे। कब हुआ था, जब 1858 का जो अधिनियम था ना, जब विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं चला पाएगी, इसलिए इन्होंने पूरा कमान, आला कमान अपने हाथों में ले लिया। और जो भारत का जो गवर्नर जनरल है, जो भारत का गवर्नर जनरल है, जो एक पद था गवर्नर जनरल, इस पद को खत्म करके क्या शुरू किया गया, भारत का वायसराय। और पहला वायसराय कौन हो गया, कैनिंग। स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और कुछ, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। विलियम बेंटिक कौन था, विलियम बेंटिक, अब तो रट गया होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। वारेन हेस्टिंग्स कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल। सॉल्व करो, मजा आएगा, सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं अब। धन निष्कासन का सिद्धांत किस चार्टर अधिनियम के तहत आया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, मैं बता दिया हूँ सब, ये मत कहना सर आप कहाँ से बोल रहे हो, हवा में बोल रहे हो क्या भाई। हमने बताया था जब 1793 में चार्टर एक्ट आया था, तो इसमें क्या हुआ था कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था। और दूसरा काम यह हुआ था कि जो बोर्ड के जो अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, जो बोर्ड के होंगे, उनको जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा मेरे दोस्त, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। बात समझ रहे हो आप, देख रहे हो चाल। जैसे हम यहाँ पे ओवरऑल ड्यूटी कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बिजली विभाग के बिजली बोर्ड के इंजीनियर हैं। अब हमें कहेंगे नहीं मेरी ओबराम पोस्टिंग हुई है, तो अब ओबरा वासी अपने अकाउंट से हमको सैलरी देंगे, तो कितना सही है। कहोगे सर तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। आपको तो जो सैलरी देगा वो तो उत्तर प्रदेश सरकार देगा ना, बिजली बोर्ड देगा ना, ओबरा के लोग क्यों देंगे। बस यही काम यहाँ पर है कि धन निष्कासन के सिद्धांत में जो कर्मचारी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, जो मेंबर हैं, जो अधिकारी हैं, उनका जो सैलरी होगा वो कहाँ से दिया जाएगा, वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। देख रहे हो 1853 में क्या हुआ, अंतिम चार्टर एक्ट आया था। और 1833 में क्या हुआ था कि 1833 में बताओ, चाय, अरे याद करो तुरंत मेरे साथ, चीन के साथ चाय का व्यापार भी बंद कर दिया गया। और जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मात्र एक व्यापारिक और राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई थी। और जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, उसको सभी सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियाँ थी। 1813 में जब आया था चार्टर एक्ट,
तो कंपनी का अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और भारत के साथ व्यापार खत्म कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार जारी रहा। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और देखो मैं पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं आप खुद से लिख लिख के पढ़ा करो भाई मेरे। जब तक लिखोगे नहीं ना, पीडीएफ पढ़े रह जाएंगे। बहुत पीडीएफ आपके पास होंगे, क्या पढ़ते हो? क्या नहीं पढ़ते हैं ना, लिखा करो। चलो सवाल करो, बहुत बदतमीजी करते हो। भारत शासन अधिनियम, चलो बता देते हैं, आएगा वैसे भी नहीं। भारत शासन अधिनियम, दिल पे मत लेना यार। भारत शासन अधिनियम 1935, मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, ठीक है, तो इसमें दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमने इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, आज मैं बता दूंगा। कुल कितनी थी? 321। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारा संविधान लागू हो गया मेरे लाल, तो स्टार्टिंग में कुल कितने भाग थे? 22 भाग, है ना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां वर्तमान की स्थिति थी। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में अब कितने भाग हैं? 25 भाग, 465 अनुच्छेद और हमारे पास 12 अनुसूची। अभी आप यहीं पढ़ते हो, अनुसूची अपडेट कर लिए, अब इसको भी अपडेट कर लेना, इसको भी अपडेट कर लेना, ठीक है। तो ये है हमारे पास वर्तमान कंडीशन, क्या है? संविधान की वर्तमान स्थिति। और ये क्या थी हमारे पास? वर्तमान की प्रारंभ की स्थिति, ठीक है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 25 भाग। अब क्या है भारतीय संविधान में? 25 भाग, 465 समथिंग अनुच्छेद और 12 अनुसूची, ठीक है। ये लो, इसका मैंने नोट्स आपको दे दिया कि भारतीय शासन अधिनियम एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। देखो नेक्स्ट बार आपसे अनुसूची भी पूछा जा सकता है कि भारतीय शासन अधिनियम के तहत कितने धाराएं और कितने अनुसूचियां थी। देखो उस समय 1935 वाले शासन अधिनियम में उस समय धाराएं थे, आर्टिकल नहीं थे, अनुच्छेद नहीं थे। तो पूछा जाएगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका कितना हो जाएगा? 10, धाराएं 331, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को रोको और इसे सॉल्व करो। चलो बता देते हैं, आपको आ ही गया होगा। चलो, माउंट बेटन योजना कब पेश की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को क्या किया गया था? माउंट बेटन योजना पेश की गई थी। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। इंडिकेशन देखो यार, एक ही प्रश्न बहुत बार आया है, तो इंडिकेशन देते हैं, हम थक जाते हैं टाइप करते करते, ठीक है। तो मैं इतना दे देता हूँ, है ना, कुछ और भी बढ़ा दूंगा, टाइपिस्ट रखने वाला हूँ अभी। 4 जुलाई 1947 को क्या आया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में लाया गया था 4 जुलाई 1947 को। पारित कब हुआ था? 18 जुलाई को क्या हो गया था? पारित हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया था? जनगण मन अधिनायक हो गया था, ठीक है, आज़ाद हो गया था। आगे चलते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो पहले, 10 सेकंड ले लो। DDA देखो कितना जबरदस्त बोर्ड में है। DDA मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। आपको अधिक टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, अब यदि आप बी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पूछा था, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो आपका जवाब होगा 1773 में आया था। काम क्या क्या हुआ था इसके तहत? केंद्रीय प्रशासन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने नींव रखी थी, और साथ ही साथ में जो बंगाल का गवर्नर होगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, और इस तरह से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को
इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये मजे की बात थी। और एक और काम हुआ था कि कलकत्ता में विलियम फोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। मैं पिछले वाले क्लास में बता चुका हूँ कि कलकत्ता में विलियम फोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसकी संरचना कैसी थी, 3+1। कैसी थी, 3+1, मतलब 3 न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, और जो मुख्य न्यायाधीश उनका नाम क्या था बताओ, एलिसा इप्पे। ठीक है। वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी संरचना कैसी है, 33+1, मतलब कुल कितने जज हैं, 34 जजों की बेंच है। एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 हमारे पास न्यायाधीश होंगे। ठीक है, आगे चलें। लगाओ 10 सेकंड में इससे पहले। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया, बताओ। तो मैं बताया था कि 1858 वाले अधिनियम में 1800 जब विद्रोह हो गया, सैनिक विद्रोह, तब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था हमारा ब्रिटिश के हाथों चला गया। और इस समय एक पद का सृजन किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन था हमारा, कैनिंग। 1935 अधिनियम पढ़ा दिए हैं, है ना। इसका नाम क्या था, 1919 का एक और नाम था क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, 1919 में आया था। नेक्स्ट, आ गया सवाल वही ना जो भी बोल रहे थे, सोल्व करो, बताओ। भारत में वायसराय पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अभी हमने बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1858, है ना। और यहाँ पे वायसराय पद का सृजन किया गया। और जो प्रथम वायसराय था उसका क्या नाम था, कैनिंग। मैं बार बार बताता हूँ ताकि पता है दोबारा वीडियो आप देखोगे नहीं, रट जाए एक ही वीडियो में। पिट्स इंडिया एक्ट आपको मैंने अभी भी बताया था, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी। चार्टर अधिनियम 1854 में सब खत्म हो गया था। और इस चार्टर अधिनियम में एक बहुत बड़ा काम हुआ था, याद रखना, कि जो सिविल परीक्षा थी, जो यूपीएससी था, जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग था, उसमें जो प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता परीक्षा शामिल कर दिया गया। मतलब कोई भी उसमें एग्जाम दे करके सफल हो सकता है और नौकरी कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिविल सेवा की परीक्षा का जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस चार्टर के अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1854 में। और 1854 में ही मैकाले की शिक्षा समिति भी आई थी। ठीक है, याद रखना। 1935 के बारे में हम बता चुके हैं। इसे सॉल्व कीजिए। चलिए, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान प्रभावित हैं, मतलब भारतीय संविधान के अधिकांश जो रूल हैं, जो नियम है, जो अनुच्छेद है, कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका जवाब होगा सर, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके तुरंत 1935 जैसे ही दिमाग में आया तुरंत याद कर लो, अच्छा भारत शासन अधिनियम 1935 मतलब इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम के तहत संघीय व्यवस्था अपनाया गया था भारत में। और इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया था, इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें केंद्र को 59 विषय हो गए केंद्र में शामिल, और 54 विषय हमारे राज्य में, और 36 विषय सूची हमारे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 1909 आया, इसका मतलब इसको क्या नाम देते हैं, इसको एक नाम देते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले कौन था, इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था। मिंटो कौन था, ये भारत का वायसराय था 1909 में। और इसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। 1858 में क्या क्या हुआ था, पहली बात तो ये सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था। और इसी चार्टर एक्ट के तहत क्या गया था, सिविल परीक्षा का आयोजन किया गया था। सिविल परीक्षा का आयोजन, खुली प्रतियोगिता जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये लो लास्ट सवाल, आज का ये लास्ट सवाल है। मैकाले समिति का गठन कब किया गया था, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा मेरे दोस्त। ये किस क्वेश्चन का जो होगा ना, आप कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर प्लीज़ कर दीजिए, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। सब्सक्राइब करने के मेरे पास कोई पैसे नहीं मिलते मेरे दोस्त, मैं जो सर्विस करता हूँ वहीं से मेरी सैलरी आती है। ठीक है,
तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।